स्वागत है आपका ऊष्मा का संचरण के पार्ट 2 में। ऊष्मा का संचरण के पार्ट 1 में हमने देखा था ऊष्मा संचरण की विधियाँ। ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ होती है। ये संचरण की विधि थी चालन, संवहन और विकिरण। आज हम पढ़ेंगे उसमें से तापीय ऊष्मीय विकिरण। विधियों की चर्चा हो चुकी थी। विकिरण कब होता है? कोई भी पिंड जब गर्म करते हैं, जैसे सपोज करें कि एक पिंड है, इसको हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देना शुरू करते हैं। गर्म होते 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 जब उसका ताप बढ़ता है तो ताप बढ़ने के साथ वह अपनी ऊष्मा को, ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करता है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में तरंग के रूप में छोड़ता है। तो ध्यान में रखना है, इससे तरंग के रूप में ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मीय ऊर्जा का निकलना। इसी को कहते हैं ऊष्मीय विकिरण, तापीय या ऊष्मीय विकिरण। तापीय या ऊष्मीय विकिरण की परिभाषा यदि हमसे पूछी जाए तो हम इसे इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, किसी पिंड के द्वारा तरंग के रूप में ऊष्मा का या ऊष्मीय ऊर्जा का निष्कासन, उसका उत्सर्जन, यह कहलाता है तापीय विकिरण या ऊष्मीय विकिरण। तापीय विकिरण या ऊष्मीय विकिरण के संदर्भ में ये वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा, विज्ञान के प्रयोग से ये पता चलता है कि वह कोई भी पिंड जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 केल्विन है या -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर से ऊपर पर कोई भी पिंड है तो वह निरंतर ऊष्मा का कुछ न कुछ तरंग के रूप में वह विकिरित करते रहता है। अब जब वह उसका ताप जब बढ़ेगा तो उसका विकिरण अधिक होगा, ताप जब कम रहेगा तो उसका विकिरण कम होगा, परंतु विकिरण निरंतर होते रहता है। तो इस बात ध्यान में हमें रखना है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कोई पिंड किस दशा से अपने उस ऊष्मा का विकिरण शुरू करता है, किस टेम्परेचर पर, तो उसके लिए जो न्यूनतम टेम्परेचर है वह 0 केल्विन है या -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन को पर बात की जाए तो 0 और -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। इस टेम्परेचर पर ही कोई पिंड है तो उससे ऊष्मा का विकिरण शुरू हो जाता है, तरंग के रूप में शुरू होता है। और ये तरंग जो निकलते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होते हैं। ध्यान में रखना है, ऊष्मीय विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होते हैं। स्वाभाविक है, ये जब तरंग हैं तो इनकी तरंग लंबाई होगी, इनकी तरंग लंबाई कोई होगी। ये तरंग के रूप में जब संचरित होते हैं तो हम जानते हैं किसी तरंग के 2 क्रमागत शीर्ष हो या 2 क्रमागत गर्त हो, इसके बीच की दूरी को तरंग लंबाई कहते हैं। तरंग लंबाई को तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। तो तरंग लंबाई या तरंग दैर्घ्य, इसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। और ऊष्मीय विकिरण से जो तरंग पैदा होता है उसका तरंग दैर्घ्य का जो क्षेत्र होता है, दायरा होता है, वह 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से 3 × 10⁻⁴ मीटर तक होता है। यानी 7.8 मीटर से × 10⁻⁷ मीटर से अगर हमसे पूछा जाए कि ऊष्मीय विकिरण की तरंग लंबाई का या तरंग दायरे का रेंज क्या है, तो वह है 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से 3 × 10⁻⁴ मीटर तक। गौरतलब हो कि कोई भी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसको हम लोग 3 क्षेत्र में बांटते हैं। एक क्षेत्र होता है दृश्य क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र और परावैगनी क्षेत्र। परावैगनी का अल्ट्रावायलेट रीजन। अब इसका जो क्षेत्र है वो प्रायः 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। अब 7500 एंगस्ट्रॉम से ऊपर और 4000 एंगस्ट्रॉम से कम। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होते हैं।
तो सोचने की बात है कि हमारा जो ये उष्मीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य है वो किस क्षेत्र में आएगा, तो वह 7500 एंगस्ट्रॉम से अधिक वाले में आएगा। ध्यान देखिए यहाँ 7.8 गुणे 10⁻⁷ मीटर है जो 7500 एंगस्ट्रॉम से अधिक है। अर्थात उष्मीय विकिरण का क्षेत्र अगर हमसे पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में उष्मीय विकिरण होता है, तो वह क्षेत्र होता है अवरक्त क्षेत्र। इसलिए उष्मीय विकिरण को अवरक्त विकिरण भी कहते हैं। अवरक्त विकिरण इसलिए उष्मीय विकिरण को कहते हैं क्योंकि इसका जो तरंग लंबाई है, तरंग दायरे का जो क्षेत्र है, परास है, वह पड़ता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में। तो इस तरीके से उष्मीय विकिरण इसमें पड़ता है। अब हमको ये देखना है कि उष्मीय विकिरण का जब इसकी तीव्रता किस तरीके की होगी, तो इसकी तीव्रता यानी सपोज करें यहाँ से एक पिंड उष्मा का उत्सर्जन कर रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो उष्मा का उत्सर्जन यहाँ से हो रहा है, ये डिस्टेंस, ये बिंदु ए उष्मा का उत्सर्जन करने वाली पिंड के करीब है और बिंदु बी उष्मा के उत्सर्जन करने वाले पिंड से दूर है। तो स्वाभाविक है यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी अर्थात उष्मा की जो तीव्रता होगी वह इससे अधिक होगी। हम किसी गर्म पिंड के करीब बैठे हैं और कोई मुझसे दूर बैठा है, तो जो पिंड के करीब बैठा होता है उसको अधिक गर्मी महसूस होती है, अधिक गर्मी महसूस होती है अर्थात अधिक उष्मा उसके शरीर में आ रही है, और अधिक दूर बैठे को कम उष्मा मिल रही है इसलिए उसे कम गर्मी महसूस हो रही है। तो किस तरीके का, यानी दूरी बढ़ने के साथ उसकी तीव्रता जो होती है वह घटते जाती है। तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि दूरी और पिंड से दूरी यानी उसमें उष्मा का उत्सर्जन करने वाले पिंड से दूरी उसकी तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती हो। लेकिन कैसे व्युत्क्रमानुपाती है, तो तीव्रता जो है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग व्युत्क्रम का नियम I वैरीज 1/r²। I हो गया उष्मीय विकिरण की तीव्रता, R हो गया पिंड से दूरी, पिंड यानी उष्मा उत्सर्जन करने वाले पिंड से दूरी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तापीय उष्मीय विकिरण को। एक नज़र फिर से डालते हैं कि तापीय उष्मीय विकिरण गर्म पिंड द्वारा उष्मा का निरंतर तरंग के रूप में उत्सर्जन कहलाता है तापीय या उष्मीय विकिरण। इसे अवरक्त विकिरण भी कहते हैं क्योंकि इससे उत्सर्जित जो तरंग है इसकी का जो तरंग क्षेत्र, तरंग लंबाई है वह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में आता है। हमारा अगला है समतापी पृष्ठ। अब समतापी पृष्ठ देखते हैं। समतापी पृष्ठ नाम से ही स्पष्ट है आइसोथर्मल। कहीं भी आइसो प्रीफिक्स लगा है, इसको दो पार्ट से देख ले, थर्मल ताप वाला, आइसो सम। आइसो उपसर्ग से कोई भी शब्द बनता है तो इसका अर्थ होता है सम। आइसोमर, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोहेलेन, आइसोक्लाइन, यानी जो कभी कहीं भी आइसो लगा रहे तो इतना ध्यान में रखना है हमको कि इसका अर्थ होता है इक्वल, समान। तो क्या समान होना चाहिए? ताप समान होना चाहिए। तो किसी पिंड के उस पृष्ठ को समतापी पृष्ठ कहते हैं। एक पिंड है या सपोज करिए कि इसके अंदर का एक पृष्ठ यह है, इसके प्रत्येक बिंदु का ताप यदि समान हो, प्रत्येक बिंदु का ताप समान हो तो इस पृष्ठ को समतापी पृष्ठ कहते हैं। तो समतापी पृष्ठ किसको कहते हैं? किसी पिंड के अंदर का वह पृष्ठ, वह सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर ताप समान होता है, समतापी पृष्ठ कहलाता है। एक बात हमें यहाँ बहुत ध्यान में रखना है, समतापी पृष्ठ पर से तरंग का जो उत्सर्जन होता है, उष्मीय विकिरण का जो उत्सर्जन होगा तरंग के रूप में, वह पृष्ठ पर लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। अर्थात अगर इस पे हम ये अगर उत्सर्जन की दिशा है, पिंड से उष्मीय विकिरण की उत्सर्जन की दिशा है, और इस बिंदु पर अगर हम एक टेंजेंट खींचें, स्पर्श रेखा खींचें, तो यह इसके बिल्कुल लंबवत होगा। और ध्यान में रखना है कि
किसी समतापी पृष्ठ से ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन लंबवत होता है। अगला टॉपिक है हमारा ताप प्रवणता। ताप प्रवणता को समझते हैं। एक पिंड है, मान लेते हैं यह, इसके दो पृष्ठों की हम कल्पना करते हैं। एक पृष्ठ ये है और एक दूसरी पृष्ठ ये है। ये दोनों ही पृष्ठ सपोज करें कि समतापीय पृष्ठ है। ध्यान में रखना, यानी ये भी एक समतापीय पृष्ठ है। सपोज करें ए नाम दे देते हैं इसका और इसका बी। ये दोनों पृष्ठ समतापीय पृष्ठ है। अब इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि थीटा है और इसका टेम्परेचर में कुछ कमी हुई है। ये स्वाभाविक है कि यहाँ जो टेम्परेचर है वह थीटा माइनस डेल्टा थीटा है। डेल्टा थीटा अर्थात कि ताप में एक अल्प कमी हुई है। थीटा घटे डेल्टा थीटा। ध्यान में रखना, ए का ताप थीटा है, बी का ताप थीटा माइनस डेल्टा थीटा है। दोनों, ए भी एक समतापीय पृष्ठ है, बी भी एक समतापीय पृष्ठ है। यानी ए के भी प्रत्येक बिंदु पर ताप समान होंगे और बी के भी प्रत्येक बिंदु पर ताप समान होंगे। लेकिन गौरतलब हो, ये दोनों भिन्न भिन्न समतापीय पृष्ठ हैं। अर्थात ए एक अलग पृष्ठ है, बी एक अलग पृष्ठ है। अब हमसे अगर ये पूछा जाता कि ताप में कितना परिवर्तन हुआ, तो यहाँ कितना था? थीटा घटे डेल्टा थीटा, थीटा घटे डेल्टा थीटा बी और थीटा, यानी ताप में थीटा माइनस डेल्टा थीटा घटे थीटा, ये है ताप परिवर्तन। दोनों पृष्ठ के बीच की लंबवत दूरी, कुछ दूरी होगी, लंबवत दूरी, इसको हम लोगों ने डेल्टा एक्स से सूचित, मतलब यहाँ डेल्टा एक्स से सूचित किया गया है। तो ताप परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो दो समतापीय, किसी पिंड के दो समतापीय पृष्ठों के बीच ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। ताप प्रवणता ताप परिवर्तन की दर है। कैसा दर है? दो समतापीय पृष्ठों के लंबवत दूरी जो उसकी होती है, इसके सापेक्ष जो परिवर्तन दर है उसको हम कहते हैं ताप प्रवणता। परिभाषा पूछा जाए तो किसी पिंड के दो समतापीय पृष्ठों के ताप परिवर्तन की लंबवत दूरी के सापेक्ष दर को ताप प्रवणता कहते हैं। याद रखना है हमें, ताप प्रवणता बराबर ताप परिवर्तन लंबवत दूरी। थीटा घटे डेल्टा थीटा, थीटा से थीटा कट गया, माइनस डेल्टा थीटा, माइनस डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स। सवाल ये उठता है कि डेल्टा थीटा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर ये एक पिंड है तो इसकी ऊष्मीय विकिरण की दिशा क्या है? इधर है, ऊष्मीय विकिरण ऐसे हो रहा है। तो इस दिशा में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे माइनस चिन्ह बता रहा है कि ताप में कमी महसूस होगी। किस दिशा में? ऊष्मीय विकिरण। यानी हमसे अगर ये पूछा जाए कि किसी पिंड से ऊष्मीय विकिरण की दिशा में कदम बढ़ाने पर ताप में क्या होगी? कमी। और ऊष्मीय विकिरण के विपरीत दिशा में सपोज करो यहाँ एक पिंड है, एक व्यक्ति इधर से इधर जा रहा है ए और बी इधर से आ रहा है, तो बी की दिशा पूछा जाए तो हम कहेंगे कि इस पिंड के ऊष्मीय विकिरण के दिशा के विपरीत है। पिंड की ओर आ रहा है लेकिन दिशा के विपरीत जा रहा है वो, और ए ऊष्मीय विकिरण की दिशा में जा रहा है। तो अगर सवाल पूछा जाए किसी पिंड के ऊष्मीय विकिरण की दिशा में जाने पर ताप में क्या होगा, प्रायः भूल हम कर बैठते हैं कि ऊष्मीय विकिरण की दिशा में जाने पर ताप में वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊष्मीय विकिरण की दिशा में जाने पर ताप में कमी होगी। यह माइनस चिन्ह हमको बताता है। जब हम विपरीत आते हैं तो हम उसके करीब होते जाते हैं और उसके करीब हम होंगे तो हमें ताप अधिक महसूस होगा। यह था हमारा ताप प्रवणता को ऐसे ही याद रखना है, माइनस डेल्टा थीटा बटे डेल्टा एक्स। इसका मात्रक पूछता है तो इसका मात्रक क्या होगा? टेम्परेचर है, सेंटीग्रेड, और ये क्या है? दूरी है, लंबवत दूरी है तो मीटर। तो इसका मात्रक अगर व्यवहारिक मात्रक कहा जाए तो होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर। लेकिन अगर एसआई मात्रक की बात अगर आएगी तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, तो इसका मात्रक हम लोग लिखेंगे केल्विन मीटर इनवर्स। आज भर के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले
एपिसोड कह लें या अगले पार्ट्स में मिलेंगे। उष्मा संचरण के अगले पार्ट्स में बहुत बहुत धन्यवाद।